ये बजट है पूरी तरीके से इलेक्शन को ध्यान में रख करके बनाया गया है। हाँ। क्योंकि टैक्स स्लैब्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया। जो भी चेंजेस किए गए हैं थोड़े बहुत, उन सबको भी इस तरीके से रखा गया है कि कोई परसेंटेज के अकॉर्डिंगली कोई डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे 2 लाख से 5 लाख रुपए तक जो भी टैक्सेज है उसमें 2,000 रुपए की छूट दी गई है। जबकि सभी लोग ये सोच रहे थे कि 2 लाख की एग्जिस्टिंग जो लिमिट है कम से कम बढ़ के 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ जो हाउसिंग लोन है, जो नया हाउस परचेज कर रहे हैं, उनको जो 1 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट दिया गया है, वो सिर्फ अमाउंट को क्वांटिफाई किया गया है, जो कि परसेंटेज के टर्म्स में होता है। उसको क्वांटिफाई किया गया कि भाई आपको इस साल 50,000 रुपए की छूट मिल जाएगी, जो बची हुई छूट वो अगले साल मिल जाएगी। लेकिन कोई भी हाउसिंग लोन का प्रोजेक्ट होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल का होता है, तो उसके एक छोटे टाइम पे बेनिफिट से उस पर्टिकुलर कंज्यूमर को जो परचेज करने वाला हाउस, उसके डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरी बात मैं कहता हूं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट है जो राजीव गांधी इक्विटी सेविंग के स्कीम्स में है, इसमें सभी को लाना चाहिए था, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन इसमें केवल जो पहले की सीमा थी 10 लाख रुपए की, उसको 12 लाख रुपए कर दिया गया है कि जिसकी इनकम 10 लाख रुपए है वही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो कर दिया गया कि 12 लाख रुपए की जो सीमा वाले वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ले दे करके हमें नहीं लगता कि कोई लॉन्ग टर्म इसमें प्लानिंग की गई है। सिर्फ जो कुछ भी किया गया है वो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल आम आदमी के लिहाज से तो इस बजट को फेल जो है सभी लोग बता रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र के लिहाज से, एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप भी बजट को फेल बता रहे हैं। वाईपी सिंह साहब, आप कैसे देखते हैं बजट को? देखिए, मैं तो इस बजट को न तो उत्साहवर्धक मानता हूं, हाँ, और न ही निराशाजनक। हाँ, औसत है विशेष। मैं एक न्यूट्रल बजट मानता हूं इसे। बल्कि मैं थोड़ा उत्साहवर्धक, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात है तो उस दृष्टिकोण से थोड़ा उत्साहवर्धक मानूंगा। हमारे चिदम्बरम साहब एक विद्वान एवं चतुर अर्थशास्त्री हैं, और उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण में जो विकास दर का लक्ष्य रखा है 6.7% का, वो तभी प्राप्त हो सकता है जबकि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होंगे। जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गति में हम बढ़ोतरी करेंगे, तभी हम उस विकास दर को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान में रख करके उन्होंने बहुत सारे प्रावधानों को इसमें समायोजित किया है जी। इस बजट में समायोजित किया है। देखिए, एक तो उन्होंने जो अभी 50,000 करोड़ रुपए के जो टैक्स फ्री बांड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बांड्स जो दिए हैं, उससे एक बड़ी धनराशि सृजित होगी। मेरे हिसाब से एक साहसिक, एक अच्छा कदम है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक बूस्टिंग होगी। और जो बेसिक बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ का जो प्रावधान किया है, JNRU-URM में भी उन्होंने बढ़ाया है, पैसा बढ़ाया है, लगभग दुगना किया है। पैसा सारी योजनाओं में बढ़ाया है। देखिए हाँ, सिंह साहब, पैसा उन्होंने सारी योजनाओं में बढ़ाया है। मैं मेहंदी रत्ता साहब के पास जाऊंगा। मेहंदी रत्ता साहब, पैसा सारी योजनाओं में बढ़ाया है। 16 लाख से ज्यादा का यह बजट है, 16 लाख करोड़ से ज्यादा का यह बजट है। लेकिन खर्चा कहां से आएगा? वित्तीय घाटा आप कहते हैं कि हमको भरना है, आपको जो है चुनावी बजट भी पेश करना है, आपको हिंदुस्तान की छवि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी नजरों में अच्छी भी करनी है। तो आपके पास पैसा कहां से आएगा? कैसे 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 निवेश होगा? अगर आप जो है सब्सिडी में इतना पैसा आप दे रहे हैं, वो सब्सिडी भी उन्होंने नहीं काटी है और आम आदमी को कुछ मिला भी नहीं है, पैसा कहां से आएगा? मेहंदी रत्ता साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बजट में क्या है, हाँ, ऐसी कौन सी खास बात है? हाँ, युवकों के लिए नौकरी प्रावधान नहीं है, केवल ट्रेनिंग का प्रावधान है। आम किसान के लिए कुछ नहीं है। किसान को क्या दिया? एक अच्छी बात उन्होंने इस बजट में कही है कि जो किसान समय पे लोन चुकाएंगे उनको अगले लोन में कुछ कंसेशन दिए जाएंगे। केवल हाउसिंग लोन में 1 लाख की जो छूट की बात की गई है जी, ये स्वागत योग्य है। लेकिन दूसरी तरफ जो 50 लाख से ज्यादा का लोन जो अपना संपत्ति बेचेंगे उनको 1% TDS लगा दिया। एक तरफ छूट दी, दूसरी तरफ लगा दिया। और जैसा अग्निहोत्री जी कह रहे थे, हिंदुस्तान की जनता का केवल एक है, रोटी कपड़ा मकान। जो गरीब को रोटी नहीं मिल रही, जिसके लिए रोज सब्जी अत्यावश्यक है, जिसके लिए सिलेंडर, गैस का सिलेंडर है, जिसके लिए चीनी है, जिसके लिए चूल्हा जलना है,
उसको बजट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, उस गरीब के लिए कुछ नहीं है। तो अमीरों के लिए कुछ किया नहीं है। अमीरों के जो ये जब से चिदम्बरम साहब बने हैं वित्त मंत्री, उनका हमेशा पूंजीपतियों के पक्ष में ही रहा है। हमेशा गरीबों को उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। लेकिन इस बार तो अमीरों की भी जेब काट डाली मेहंदी रत्ता साहब। चिदम्बरम साहब ने जो है अमीरों पर टैक्स लगा दिया। कितने? केवल 42,000। हिंदुस्तान की आबादी केवल 42,000 आदमियों को। हैरान करने वाला आंकड़ा है जी। नहीं, कि हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, कितने लोग और हैं जिन पे पैसा वसूला किया जा सकता था, उनके लिए कुछ नहीं किया, उनसे वसूला नहीं किया। एक आम गरीब आदमी को, एक मेहनत कश को, उसको कुछ भी नहीं मिला। एक वेतन भोगी जो लोग हैं, और हिंदुस्तान की 20-21 तारीख को जो हड़ताल हुई है जिसमें 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शिरकत करी है। आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली अगर मजबूत होती तो आज ये बात नहीं होनी थी। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको तो छिन भिन कर दिया गया है। तो आप ये सोचिए कि गरीब जनता पे इसका बजट का फायदा कैसे पहुंचेगा। इसको बजट को गरीबों तक पहुंचाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया इस सरकार ने। देखिए, इसमें एक बात तो मैं कहूं, पहले तो ये बात दुरुस्त होनी चाहिए, बजट के प्रावधान नीचे तक कैसे एग्जीक्यूट हो, इसके लिए बजट का स्थान नहीं होता। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं, वो बजट में शामिल नहीं होते, है ना। पहले तो ये बात समझ आए, वो दूसरे किस्म का होमवर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। वो बजट पॉलिसी को डिफाइन करता है। एक दूसरी बात, 50 लाख या उससे ऊपर के मकान की खरीद फरोख्त पर टैक्स 1% चार्ज, सरचार्ज। मेरा अपना अनुभव कहता है इस देश को देखने के बाद कि जमीन की खरीद फरोख्त में जितनी हेरा फेरी हो रही है उतनी शायद बहुत कम क्षेत्रों में हो पा रही होगी। और ये हेरा फेरी शिखर से सिफर तक सब जगह हेरा फेरी बराबर है। कैसे? दिल्ली के औरंगजेब रोड पर आपका फ्लैट है, बाजार जिसकी कीमत बताता है 12 करोड़ से 14 करोड़, और वो लिखा पढ़ी में जाता है 1.25 करोड़ का। एफिडेविट है, एफिडेविट, उसके आधार पर बता रहा हूं। बहुत सारे बड़े लोगों के एफिडेविट चुनाव के दौरान आए मेरे सामने, उनमें मैंने देखा 3.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की कीमत का फ्लैट, और उसका मूल्य दिखा दिया 40 लाख, 42 लाख, 48 लाख। ये जो फोर्जरी है ना, ये बंद होनी चाहिए, टैक्स लगना चाहिए। व्हाई नॉट? सरकार कहती है कि 50,000 का ड्राफ्ट बनवाइएगा तो आपको स्रोत बताना पड़ेगा, अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या जोड़ तोड़ तो निकाल ली, 49,500 का बनवा लेंगे। ये तरीका, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक तरीका नहीं है। क्यों नहीं आप नियम का पालन करना चाहते? जमीन की खरीद फरोख्त में हेरा फेरी क्यों होती है? किसको नहीं पता इस देश में कि जब मकान बेचा और खरीदा जाता है तो 40% पर लिखा पड़ी होती है और 60% ब्लैक में ले लिया जाता है। किसको नहीं पता? सर्किल रेट से नीचे पर रजिस्ट्रियां हो गई इस देश में। ये केवल यही हो सकता है हिंदुस्तान में, और कहने हो सकता। सर्किल रेट से भी कम पर आप रजिस्ट्री करा ले गए। अजब हाल है भाई इस देश का। इनको भी सुधारना पड़ेगा। हम चाहते हैं गरीब के घर रोशनी आए, सिलेंडर सस्ता हो, स्लैब भी बढ़ जाए, 5 लाख तक टैक्स फ्री हो जाए हम, लेकिन हम देंगे कुछ नहीं सरकार को। तो सरकार किसी की हो, चिदम्बरम की हो या एलके आडवाणी की पार्टी की हो, पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा? ये तो देखना पड़ेगा ना हमको। हमको भी देश के प्रति कुछ करने का मादा ईमानदारी से रखना होगा। और प्रॉपर्टी में जितना घालमेल मैंने देखा जी, किसी सेक्टर में नहीं देखा। तो अगर 50 लाख से ऊपर के मकान पर 1% सरचार्ज लगा दिया, तो 50 लाख का मकान बीपीएल वाला तो लेने जा नहीं रहा। क्यों तकलीफ हो हमको? मैं इसके पक्ष में हूं, सरकार के इस निर्णय लगना चाहिए। और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई चले जाइए, किसी भी 5 सितारा होटल में रात को डिनर के समय आपने अगर पहले से टेबल बुक नहीं कराई तो आपको 25 से 45 मिनट वेटिंग में रहना होगा। दिल्ली का तो अनुभव मुझे रोज का है।
कहीं चले जाइए आप, और वहां का खाना, अगर आप 4 लोग गए हैं तो मानकर चलिए 25-30 हजार रुपए मिनिमम है, अगर आपने शराब नहीं पी तो, और शराब पी ली तो ये बिल हो जाएगा 50 से 70 हजार का मिनिमम। कहां से पैसा आ रहा है? कहां से पैसा आ रहा है? वो लोग जो उतना अपव्यय कर सकते हैं, वो क्यों नहीं सरकार को टैक्स देना चाहते? क्यों नहीं देना चाहते कि गरीब के हित की कोई योजना बने? उसके लिए क्यों नहीं टैक्स देना चाहते? और वो सारा ट्रांजैक्शन नगद हो रहा है, सारा ट्रांजैक्शन नगद हो रहा है। वो महंगी घड़ियां नगद खरीदी जा रही हैं, ज्वेलरी नगद खरीदी जा रही है, 5 स्टार होटल्स के बिल नगद पेमेंट हो रहे हैं। वो पैसा कहां से आ रहा है? वो ब्लैक मनी है, वो ब्लैक मनी है। वो कैश फ्लो कहां से आ रहा है? चेक पेमेंट तो है नहीं। हम 2.5 लाख रुपए की घड़ी नगद खरीद कर पहनना चाहते हैं, क्यों? ये देखना होगा, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। सारी जिम्मेदारी दूसरों के कंधे पर बिल्कुल डाल सकते हैं हम। बिल्कुल, जो लोग संपन्न हैं उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए इस देश के विपन्न की जीवन को बेहतर बनाने की। बिल्कुल। ये मानसिकता आखिर क्यों नहीं बदल रही है? आखिर क्यों नहीं ये मानसिकता जो है इस देश के जो अमीर लोग हैं, आज चिदम्बरम साहब ने उन पर टैक्स लगाने की एक कोशिश की है, टैक्स उन्होंने उन पर लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन सिर्फ 42,000 लोग ही इस देश में ऐसे हैं जिनकी जो है 42,800 लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना अमित रावत, यही निजी ईमानदारी की कसौटी है जी। अकेले नोएडा में, अकेले गुड़गांव में, अकेले दिल्ली में, अकेले फरीदाबाद में हजारों हजार लोग ऐसे हैं, हजारों हजार, जिनको हम लोग व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, लेकिन हम लोग इतने ईमानदार हैं। वाह रे वाह, गांधी जी के वंशज हम, इतने ईमानदार कि हमने जो सरकार के पास लिस्ट दी उसमें कितना 42,800 जी, 42,800। हमारे झूठ की, हमारे पाखंड की कहीं कोई सीमा होगी या नहीं होगी? हम आखिर कब तक झूठ और पाखंड का व्यापार करेंगे इस देश में? जी, इसमें कोई सरकार हो उसका क्या दोष? जी। अरविंद दुबे की एक प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है अरविंद दुबे जी। दुबे जी, आपको लगता है कि इस पूरे देश में सिर्फ 42,800 लोग ही ऐसे हैं जिनकी सालाना इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है? आप ये सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है, जिससे कि वो टैक्स पेयर तक पहुंच सके और अपने और टैक्स पेयर बढ़ा सके वो, क्योंकि वो सैलरीड क्लास उनके लिए सबसे आसान होता है, उसको अपने टैक्स नेट में ले लेते हैं। और सैलरीज जो आप 1 करोड़ के ऊपर की फिगर देख रहे हैं 42,000, ये सब भी मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉइज हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। उनकी सैलरीज करोड़ों में होती हैं। लेकिन अगर आप अभी बिजनेसमैन के पास में जाएंगे, जिनका 50% का रेशियो होता है, आधा बिजनेस नंबर 1 में करते हैं, आधा बिजनेस नंबर 2 में करते हैं जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं और उनको पता ही नहीं कि इनकम टैक्स होता क्या है। जैसे कि अभी आपके डिस्कशन में देख रहा था कि प्रॉपर्टी का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो 20% और 30% पे हो रहा है। एक मेजर पैसा जो है ब्लैक मनी में जा रहा है, वो अनाप शनाप लोग खर्च कर रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी वजह से जो 43,000 की ये फिगर सामने आई है, इवन ये 10% भी नहीं है। बिल्कुल, इसके कम से कम 10 टाइम्स लोग ऐसे हैं जो इससे और ज्यादा भी परसेंटेज हो सकता है, जो कि हाईली टैक्स 100 टाइम्स हो सकता है, जिसको अभी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं हो पाया है चीजों को पकड़ने का। और अगर गवर्नमेंट ये मैकेनिज्म नहीं अमित रावत, मेरा यहां पर एक सबमिशन है। हम व्यक्तिगत ईमानदारी नाम की किसी चिड़िया को जानते हैं या नहीं? या हम खुद से इतने बेईमान हो गए? बिल्कुल, हम इतने बेईमान हो गए। जंतर मंतर पर जाके मोमबत्ती जला के जलूस निकालते हैं हम, और खुद की बारी आती है तो सीए के पास रात में पहुंच जाते, कहते भाई ये काला सफेद पर्चा बनाओ जी, काला वाले को सफेद करो, सफेद वाले को काला करो। ये धंधा करके देश चलाना चाहते, देश निर्माण करना चाहते। सरकारों से देश नहीं बनता, जनता से देश बनता है, ध्यान रखिए। कलेक्टर और कप्तान से देश बनता होता तो पूरी दुनिया स्वर्ग हो गई होती। ये देश बनेगा जब हम और आप ईमानदार होंगे। बिल्कुल, मैं हैरान हूं, 42 कोई सरकार क्या करे? 42,000 लोग हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा पाते हैं। अरे नोएडा की एक गली में निकल जाइए, एक सेक्टर में निकल जाइए, तो वहां आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे।
उनकी गाड़ियां देख के आपको अंदाज लग जाएगा, उनका रहन सहन देख के अंदाज लग जाएगा। हाथ में 5-10 अंगूठियां हीरे की, 250-300 ग्राम की सोने की चेन, 2.5, 3, 4, 5 लाख रुपए की घड़ी,